हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एजुकेशन फॉर कल पर। आज हम बात करेंगे संविधान से रिलेटेड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी संविधान की प्रस्तावना। यानी कि हमारा जो संविधान था, जो अंगीकार होना शुरू हुआ, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने आपको इनके भाग और अनुसूचियों और अनुच्छेदों के बारे में बता चुका हूं। जिस किसी ने भी वो वीडियो ना देखी हो तो वो चैनल पर जाके वॉच कर सकता है। देखिए, संविधान की जो प्रस्तावना है, इसका भी प्रारूप हम देखते हैं कि ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया था, जब मैं आपको वो पढ़ा रहा था कि संविधान की मांग की जो प्रक्रिया हुई थी, तो सन 1946 में कैबिनेट मिशन जो आपके थे, पीएम क्लीमेंट, उन्होंने जो भारत में एक मिशन भेजा था, 3 सदस्यीय जो था, जिसमें आपके थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रेप्स और एबी अलेक्जेंडर, है ना। तो इन तीनों को भेजकर इन्होंने कैबिनेट मिशन की अनुशासन अनुशंसा पर संविधान सभा का गठन किया था। जुलाई 1946 में चुनाव चुनाव हुए थे, है ना। तो उस टाइम जो कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था, तो उसमें कितनी सीटें थी? 389। लेकिन इन गठनों ये सब गठन होने के बाद हमारी 3 प्रमुख बैठकें हुई थी, जिसमें आपने पढ़ा था 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी सदस्य जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और जो हमारी पहली बैठक स्टार्ट हुई थी, वो नई दिल्ली के काउंसलिंग चैम्बर की लाइब्रेरी में हुई थी। ठीक उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक में स्थायी सदस्य चुने गए थे, जो जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। और उसी में ही हमारे संवैधानिक सलाहकार भी चुने गए थे, जो थे BN राव। उसके बाद फिर 2 दिन बाद, दो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्तावना पेश किया, जो आगे चलकर भारत की संविधान की प्रस्तावना बना। जो उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, वही आगे चलकर हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना बना। ठीक है, ये बात आप सभी को याद रखनी है। लेकिन इसको स्वीकृति कब मिली थी, वो भी आपको याद रखना है। मैं यहाँ डेट लिख देता हूँ कॉर्नर से कि 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली थी। ठीक है, आप लोग लिखते जाएं साथ के साथ। अब हम इस पर चर्चा करते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में जो लिखा हुआ है, कि पहले मैं इसको एक बार पढ़ देता हूं। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकार करके स्वीकृत किया गया था। तो ऐसा नहीं था कि इसको एक लोग ने स्वीकार किया। हमारी प्रस्तावना की पहली लाइन ही कहती है, हम भारत के लोग, यानी हम जो भारत के लोग हैं, जो निवासी हैं, भारत को एक प्रभुत्व प्रभुत्व समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो देखो, प्रभुत्व संपन्न का मतलब हो गया, जैसे हमारे प्रभु हैं, प्रभु को हम कहाँ रखते हैं? सबसे ऊपर, है ना। तो हम सभी लोग जो सबसे ऊपर हो, यानी प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, समाजवादी, यानी कि जिसमें समाज के हर तबके की देख रेख जो हो, वो एक समान भाव से हो, चाहे वो SC ST OBC या जनरल किसी का भी हो, सभी को एक नजरिए में देखना, है ना। और पंथ निरपेक्ष, यानी पंथ निरपेक्ष, देखो भारत विविध धर्मों, कहीं कहीं पंथ निरपेक्ष को धर्म निरपेक्ष भी बोलते हैं। भारत विविध धर्मों का संकलन है एक, है ना। लेकिन भारत का कोई अपना धर्म नहीं होगा, किंतु भारत में रहने वाले जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हो, उनका आदर होगा। ठीक है, पंथ निरपेक्ष का मतलब हो गया। अब लोकतंत्रात्मक, तो लोकतंत्रात्मक देखो दो तरीके का होता है। एक तो होता है
राजतंत्रात्मक, एक होता है लोकतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक में राजा का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस प्रकार शासन चलता है। लेकिन तंत्रात्मक में आप समझिए वंशानुगत ना होकर, यानी कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि अब मतलब मैं कहीं मान लो मैं राज्य कर रहा हूं, उसके बाद मेरा बेटा करेगा, उसके बाद मेरा पोता करेगा, इस तरीके से कुछ नहीं होना है ना। तो वंशानुगत ना होकर कोई भी शासन, जो भी शासन करेगा वो जनता द्वारा, या जनता द्वारा जो जनता जिसे चुनेगी वो उसको चुनकर वही शासन करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी राज्य राज करता रहे, है ना। जैसा कि आपने देखा है वो किम जोन का एक एरिया पड़ता है, कमेंट में बताना किस एरिया से है वो किम जोन, है ना। नेक्स्ट है हमारा गढ़ राज्य। गढ़ राज्य भी मतलब सेम समझ लो कि ये पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी द्वारा नहीं होगा, ये प्रत्येक 5 वर्ष बाद जनता द्वारा जो बदले जाते हैं, जैसे अपने सीएम हुए या जो भी हैं, इनका एक टाइम पीरियड होता है जिसके थ्रू इनको हम जनता द्वारा इनको चुना जाता है ना। उस प्रकार बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों, देखो यहाँ तो हो गई देश की बात, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गण राज्य बनाने के लिए, तो ये तो हो गई हमारे भारत की बात। उसके बाद उसके समस्त नागरिकों को, अब आई बात किसकी, भारत में रहने वाले या निवास करने वाले नागरिकों की। तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी सामाजिक मैंने आपको बता दिया, समाज में रहने वाले सभी लोगों को एक ही भाव से देखना। ठीक है, आर्थिक, हर तबके को आर्थिक, यानी मान लो कोई भी है, किसी को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जैसी व्यवस्था हो सके उसको हर तरीके को एकदम बराबर तरीके से उसको व्यवस्थित करना। राजनीतिक न्याय, ऐसा ना हो कि कोई ज्यादा पैसे फेंक के, जो आजकल होता है आपने देखा है कि जिस पर पैसा है भाई उसका तो उसकी तो चलती है ना। तो ऐसा ना हो, राजनीतिक न्याय हो, चाहे वो निचले तबके का हो चाहे उच्च वर्ग का हो या किसी का भी हो, सबके लिए न्याय कैसा हो, एक समान हो। विचार, सभी अपने आप जिसके जैसे भी विचार हैं वो उससे भी बिल्कुल स्वतंत्र है। ठीक है, वो चाहे उसके जैसे ही विचार हो, उसकी जैसी भी विचारधारा हो, वो बोलने में सजग है। ठीक है, अभिव्यक्ति, जैसी भी उस व्यक्ति की जो भी मतलब वो कहना चाहता है या उसकी कोई भी बात है, कोई भी कुछ भी चीज है, तो उसकी खुद की अभिव्यक्ति है। विश्वास, वो उसका मन है, किसी पे भी विश्वास कर सकता है। धर्म, वो किसी भी धर्म को अपना सकता है, इसके लिए वो स्वतंत्र है, कोई बाध्य नहीं है। और उपासना की स्वतंत्रता, वो किसी का भी उपासक हो उसकी भी स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी प्रतिष्ठा जो आपका हो गया मान सम्मान, है ना, लोगों लोगों के बीच जो मान सम्मान होता है। तो प्रतिष्ठा, अवसर की क्षमता, और अवसर की क्षमता भी मिलनी चाहिए लोगों को, कि ऐसा नहीं है कि किसी को ज्यादा अवसर मिल रहे हैं किसी को कम मिल रहे हैं, है ना। तो अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उसमें उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता की क्यों बात की गई है, देखो 1947 में जब देश आजाद हो रहा था तो 3 भागों में बट गया था। एक तो आपका पाकिस्तान पाकिस्तान और आपका बांग्लादेश और ये भारत। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए ये प्रस्तावना जो लिखी गई है ये इसलिए तैयार की गई है। ठीक है, इसका आप सभी लोग समझ गए होंगे। दृढ़ संकल्प होकर अपनी सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, ऐसा नहीं किसी एक ने अंगीकार कर लिया, एक ने स्वीकृत कर लिया, सभी ने। पहली लाइन में ये है कि हम भारत के लोग, यानी सभी लोगों ने मिलकर इसको स्वीकार किया। ठीक है, अब ये आ गया मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी सप्तम 2006 विक्रमी। देखो 2 तरीके के कैलेंडर होते हैं अपने यहाँ पे, है ना। एक तो ग्रियर्सन वाला, और दूसरा जो हमारा विक्रम संवत से चलता है ना। तो उसके हिसाब से तो ये है, इसके हिसाब से भी डेट यही निकल के आएगी, क्योंकि देखो अपने यहाँ शुक्ल पक्ष, 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, है ना। तो ये जो है ईसा से 57 वर्ष पूर्व से है। तो आप इसकी जब डेट निकालेंगे तो इसमें आप क्या करना है, बस जैसे 2006, तो इसमें 57 लेस कर दोगे तो बात निकल के आएगी यही 1949 की। ठीक है, तो ये तो थी हमारी प्रस्तावना। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं हम उन पर बात करते हैं, कि जैसे कि आप इम्पोर्टेंट पॉइंट करके लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट
पॉइंट। ठीक है, जैसे कि पहला पॉइंट बनता है कि जो ये आपके समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो जोड़े गए हैं, पंथ निरपेक्ष, एक सेकंड में लिख दूं जरा, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, समाजवाद और अखंडता, अखंडता। देखो एक चीज और याद रखना, देखो इससे क्वेश्चन भी बन सकता है, वो आपसे सीक्वेंस पूछ लेगा, तो सीक्वेंस हमेशा याद रखना है, प्रभु संबंधता पहले, दूसरे पे समाजवादी, तीसरे पे पंथ निरपेक्ष, चौथे पे लोकतंत्रात्मक, तो पांचवे पे गणराज्य। ठीक है, इस प्रकार आपसे सीरीज पूछ सकता है। तो पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, ये 42वें संविधान संशोधन, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था हमारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, जिससे संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करूं मैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट को मैं ऐसी लिख दूं, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना को, जो हमारी संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। किसकी, संविधान की आत्मा। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें कुछ विवाद भी थे, जैसे कि मान लो एक 1960 में एक केस हुआ था आपका बेरूबरी यूनियनवाद का, बेरूबरी यूनियनवाद, यूनियनवाद। तो उसमें क्या हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट बन सकते हैं, लेकिन इसी के कुछ वर्ष बाद, जैसे 1973 में एक केस और आया, जिसमें आपके केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। ठीक है, तो केशवानंद भारती और केरल राज्य के फैसले में, यानी इनके जो फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बदल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को बदल दिया और संविधान की प्रस्तावना को अंग माना और उसमें संशोधन किया जा सकता है, ऐसा कहा ने संविधान की प्रस्तावना को अंग माना। ठीक है, और उसमें जो हम चेंजमेंट कर सकते हैं वो सिर्फ सकारात्मक, यानी उसके मूल ढांचे को हम छेड़खानी नहीं कर सकते, जो भी उसमें अगर हम चेंजमेंट करेंगे तो वो कैसे होंगे, सकारात्मक, है ना, शॉर्ट में लिख लेना सकारात्मक। ठीक है, अपने सभी लोग नोट्स बनाते चले, क्लास अच्छी लग रही हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, अगर कोई मुझसे गलती हो या त्रुटि हो तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। जैसे पिछली एक वीडियो में मुझसे एक गलती हुई थी, जिसमें मैंने केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 बता दी थी, जो 8 हो चुकी है ना। तो एक है मतलब जिन्होंने मेरी वीडियो देखी उन्होंने मुझे कमेंट में बताया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई देखो मैं भी एक इंसान हूँ, गलती किसी से भी हो सकती है। ठीक है, अगर नेक्स्ट वीडियो में मैंने अपनी उस गलती को सुधारा। ठीक है, तो कोई अगर गलती भी हो तो आप लोग निश्चिंत होकर बता सकते हैं, या मुझे कुछ किसी सुधार की जरूरत हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। देखो आप ही लोग मुझे बताएंगे, मेरा तो परिवार आप लोग ही हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि 26 नवंबर 1949 को हम लोग क्या मनाते हैं, विधि दिवस। क्या मनाते हैं, विधि दिवस। विधि दिवस कह लो या इसको हम लॉ डे कह लें, है ना,
लॉ डे। ये बनाया क्यों जाता है कि संविधान को, मतलब इसको यादगार बनाने के लिए संविधान ने 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया, ठीक है, इसको यादगार बनाने के लिए, ठीक है, यादगार करने के लिए इस दिन को विधि दिवस मनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप सभी को पता ही है कि, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रही है, उसके बाद आप सभी को पता ही है कि 26 नवंबर 1950 को पूर्णतः संविधान लागू हो गया था, है ना, पूर्णतः संविधान लागू हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और ये थी आज की हमारी क्लास, संविधान की प्रस्तावना। और आप सभी लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।